हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडेक्सेल। दिस इज गीतांजलि राठौर। आज अपनी जो नीट सीरीज चल रही है उसमें अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, जो बेसिक चैप्टर होता है, जिससे आप पढ़ते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनकी नेमिंग कैसे होती है, दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उसके बारे में बच्चों अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये रहा आपका चैप्टर बच्चों, नोमेनक्लेचर, जिसको अपन स्टार्ट करने वाले हैं। IUPAC बोलो, नोमेनक्लेचर बोलो, दोनों सेम ही चीज है। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पर अपन शुरुआत करते हैं। तो आज अपन क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है आपका जनरल इंट्रोडक्शन। मतलब बच्चों आज अपन क्या करने वाले हैं, जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कहाँ से मिले, कैसे फर्स्ट कंपाउंड बना, तो इसके बारे में जानेंगे। फिर अपन जानेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और उसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। फिर हाइब्रिडाइजेशन और होमोलोगस जो कंपाउंड्स होते हैं आपके, उनको पढ़ेंगे, जो होमोलोगस सीरीज होती है। फिर हाइड्रोकार्बन और उसके जो डेरिवेटिव्स है उनको देखेंगे। और फिर अपन IUPAC नेम सिस्टम का थोड़ा सा बेसिक जो चीज है वो देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलो आगे स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसके बाद अपन यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं बच्चों आपके, ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो दो तरह से कंपाउंड आते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ऐसा बोला जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आपको कहाँ से मिलते हैं। मतलब अगर अपन इसकी सोर्स की बात करें तो क्या बोलते थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो लिविंग बींग्स हैं उनसे ही आपको सिर्फ ऑर्गेनिक जो चीजें होती थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते थे, जैसे यूरिया हो गया, तो कहाँ से मिलता है, वो एक्सक्रिएट होता है जब उसको ह्यूमंस एक्सक्रिएट करते हैं, और भी कोई जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है उससे एक्सक्रिएट करते हैं। तो ऐसा माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिल सकते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आपके वो किनसे मिलते थे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। अब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या हो गए, आपके मिनरल्स हो गए बच्चों, है ना। मिनरल से जो चीजें मिलती थी अपन को, उनको क्या बोलते थे अपन, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो सबसे पहले जब कुछ नॉलेज नहीं थी तो यही माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप क्या है, क्रिएट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो किससे मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। इसकी थ्योरी भी बच्चों अपन पढ़ेंगे कि क्यों अपन इसको ऐसा बोलते थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बोलते हैं। फिर एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी एक थ्योरी भी दी, ठीक है। पर सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये आपने चैप्टर 10th में भी पढ़ा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसकी वजह से फॉर्म हुए बच्चों, कार्बन की वजह से। किसकी वजह से, कार्बन की वजह से। कार्बन जो होता है बच्चों आपका, तो कार्बन जो होता है वो क्या है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी शो करता है, जिसे प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को बच्चों, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। पढ़ा था सभी ने, क्लास 10 में पढ़ा है मैम। कार्बन जो होता है वो कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी, दो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर शो करता है, जिसमें जो कैटिनेशन था, क्या होता है बच्चों, ये सेल्फ लिंकिंग। क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ लिंकिंग। इसका मतलब था कि जो कार्बन है वो क्या करता है, कार्बन से ही जुड़कर बहुत लंबी लंबी लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर्स भी बना देता है और बहुत सारे कंपाउंड्स को फॉर्म करता है। ये चीज अपन ने कार्बन जो चैप्टर था, कार्बन इट्स कंपाउंड, उसमें पढ़ लिया था। अब वहां से जो ये इसकी प्रॉपर्टी थी कैटिनेशन, इसने पूरी एक नई केमिस्ट्री को क्या कर दिया बच्चों, फॉर्म कर दिया। दैट इज योर ऑर्गेनिक, क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कुछ भी बोलो। तो ये यहीं से ही मिलती है। कार्बन के कंपाउंड्स को जब अपन डिटेल में स्टडी करते हैं उसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों बोलते हैं, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो किस प्रॉपर्टी की वजह से हुआ ऐसा, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से हुआ, जब कार्बन अपने जैसे कार्बन के साथ ही जुड़ के बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो मैं थ्योरीज की बात कर रही थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले क्या बोला जाता था बच्चों, बर्जेलिस करके एक साइंटिस्ट था आपका, उसने बताया दैट देयर इज अ मिस्टीरियस फोर्स। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रही है तो उन्होंने क्या बोला, कुछ मिस्टीरियस फोर्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेगा, विच वॉज नेम्ड एज वाइटल फोर्स। इसीलिए इस थ्योरी को क्या बोलते थे बच्चों, वाइटल थ्योरी भी बोलते हैं। कि एक बहुत ही क्या होता है बच्चों, मिस्टीरियस सा कोई फोर्स है जो ही सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकता है, ये ब्रिजेलियस ने माना था, ठीक है। इसके बाद दिस थ्योरी वाज कॉल्ड
वाइटल फोर्स थ्योरी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। अब आए अपने दूसरे साइंटिस्ट, जिनका क्या नाम है बच्चों, जिनका नाम है यहाँ पर क्या है, जर्मन साइंटिस्ट वोलर। क्या बोलते हैं इनको, वोलर। इस तरह के कुछ ये दिखते थे। अब क्या होता है, सिंथेसाइज्ड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जो ये पूरी मिस्ट्री क्रिएट हुई थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे आप सिंथेसाइज कर सकते हो सिर्फ एक वाइटल फोर्स से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तो ये थ्योरी क्या है, बिल्कुल आपकी रॉन्ग प्रूव हो गई। जब यहाँ पर आपके जो वोलर थे, उन्होंने जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको सिंथेसाइज करा इन लैब, विच वाज यूरिया। कौन सा था फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, यूरिया। सो VFD वाज फेल्ड एंड यूरिया वाज सिंथेसाइज्ड इन लैब बाय हीटिंग अमोनियम साइनेट। अब कैसे बनाया, उन्होंने अमोनियम साइनेट लिया, जैसे ही उसको हीट करा तो वहां से यूरिया बन गया। यूरिया में क्या होता है बच्चों, आपका ये अमोनिया और ये C11O ग्रुप होता है। तो ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, फिर आपको यहाँ पर यूरिया उसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर अपन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ तक अपन ने देख लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी फॉर्म हो सकता है, जैसे अमोनियम साइनेट से यूरिया फॉर्म हो गया। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी जो एक वाइटल थ्योरी थी वो क्या हो गई, फेल हो गई। अब आती है कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसकी पूरी केमिस्ट्री आने वाली है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि अपन उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन के लिए अपन ने क्या है यहाँ पर कुछ उसके टाइप्स पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में क्या होगा बच्चा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मतलब है यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एंड एटम। कितने एटम है, नंबर ऑफ कार्बन क्या है इसके बारे में बताएगा, मतलब नंबर ऑफ एटम्स, और कितने तरह के एटम्स है उनके बारे में बताएगा। पर ये कोई आइडिया नहीं देगा अबाउट कनेक्टिविटी, नो आइडिया अबाउट कनेक्टिविटी, मतलब कनेक्टिविटी के ऊपर ये अपन को कुछ भी नॉलेज नहीं देगा। जैसे अगर अपन इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपके लिए हो जाएगा C2H6 और C2H6O। मतलब यहाँ पर क्या है, C2H6 की बात करें तो बता रहा है 2 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है, पर क्या किसके बीच में बॉन्ड है, क्या कार्बन कार्बन से जुड़ा है, क्या कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सिर्फ मॉलिक्यूल के नंबर के बारे में बताता है और कितने एटम्स है, जैसे कार्बन है तो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन 6 है, सिर्फ इतनी ही आपको इंफॉर्मेशन देगा। अब इसके बाद तो जो अपना सेकंड आता है वो आता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसके नेम से पता चल रहा है, जो आपको स्ट्रक्चर का आइडिया देगा। मतलब यहाँ पर आपको क्या पता चलेगा बच्चों, एटम के बारे में पता चलेगा, नंबर ऑफ एटम्स एंड टाइप ऑफ बॉन्ड, किस तरह का किसके बीच में बॉन्ड है इसके बारे में भी पता चलेगा, एंड टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में पता चलेगा। जैसे अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे अपन ने ऊपर देखा था C2H6, उसी को अपन ने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बेसिस पे कैसे लिख दिया, एक कार्बन है उसके 3 हाइड्रोजन के लिए, कार्बन की क्या होती है 4 वैलेंसी होती है, 3 यहाँ से कंप्लीट हो गई, फिर एक वैलेंसी का यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ गया और दूसरे कार्बन के साथ भी यही हुआ। वैसे ही अगर अपन C2H5OH की बात करें तो उसमें भी सेम तरीके से ही यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दोगे और यहाँ पर OH क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है, OH क्या है बच्चों, एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। फिर अपन यहाँ पर बात करते हैं आपके नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन में आता है वो है कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला में क्या होता है बच्चों, ये आपको क्या बताएगा, नंबर ऑफ एटम के बारे में बताएगा। बिल्कुल मैम बताएगा। क्या ये आपको बताएगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ एटम कितने हैं और टाइप ऑफ एटम, मतलब कार्बन है हाइड्रोजन है, क्या इसके बारे में बताएगा, बिल्कुल बताएगा। क्या ये आपको आइडिया देगा बॉन्ड किस तरह का है, तो वो नहीं देगा बच्चों, नो आइडिया अबाउट टाइप ऑफ बॉन्ड। टाइप ऑफ बॉन्ड कैसा होगा उसके बारे में आपको ये कोई भी आइडिया नहीं देगा। मतलब ये नहीं बता रहा है कि आपका जो टाइप ऑफ बॉन्ड है वो कैसा है। जैसे अगर अपन देखें तो आपका यहाँ पर कैसे लिख लिया उसने, इस पूरे को कैसे लिख दिया, कंडेंस फॉर्म में लिख दिया। दो बार आपका CH2 आ रहा था तो उसने क्या करा, CH2 को ब्रैकेट में बनाया और 3 लिख दिया। होता है ना जब बहुत चीज बार बार रिपीट होती है तो आपने क्या कर दिया, उसको कंडेंस फॉर्म बनाने के लिए ब्रैकेट करके 3 लिख दिया, कि पता चल गया कि CH2 की 3 यूनिट है, तो कंडेंस फॉर्म में लिख दिया। वैसे जैसे ये बड़ा सा स्ट्रक्चर था तो इसमें आपको दिख रहा है CH2 यहाँ पर 2 बार आए तो उसने ऐसे कैसे लिख दिया। अब यहाँ पर जो ऊपर आया है इसको पूरा कंडेंस्ड वे में लिख दिया। कैसे कर दिया बच्चों, कंडेंस्ड वे में लिख दिया। तो यही आपका कंडेंस फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट आता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन से मतलब क्या पता चल रहा है बच्चों, यहाँ पर क्या है, इन दिस सिस्टम CH बॉन्ड इज नेवर शोन। तो यहाँ पर कौन सी चीज मैम शो करेगा, तो ये क्या बताएगा बच्चों, सिर्फ CC बॉन्ड को ही रिप्रेजेंट करता है।
जो आपके कार्बन कार्बन के बॉन्ड है उन्हीं को ये रिप्रेजेंट कर पाता है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर 3 कार्बन थे, तो उसने क्या करा, यहाँ पर 3 कार्बन इसी पे यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया और 3 कार्बन लगा दिए। मतलब एक जिगजैग लाइन जैसी बनाने को बोलेगा। क्या बोलेगा बच्चों, यहाँ पर क्या बोलता है वो, जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड को ही रिप्रेजेंट करता है, जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट करता है, और अगर कोई हेटेरोएटम आता है तो उसको भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पर बच्चों आपका क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसने क्या करा, ट्रिपल बॉन्ड को यहीं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूले में लिख दिया। वैसे ही अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो यहीं पर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में लिख दिया। अब क्लोरीन, क्योंकि क्या है बच्चों, क्लोरीन क्या है, एक हेटेरोएटम है, तो उसको उसने कैसे रिप्रेजेंट करा, यहीं पर बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में क्लोरीन लिख दिया। ठीक है, चलो अब यहाँ पर बात करते हैं, वो है हाइब्रिडाइजेशन की। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पर एक जो आपका एक किसी कोई फादर था, कहानी सुनते हैं चलो। एक फादर था और उस फादर के 4 बेटे थे। ठीक है, अब ये जो 4 उसके सन थे, 4 सन थे। ठीक है, अब इसके पास क्या बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, क्या बात है, बहुत सारी प्रॉपर्टी थी फादर के पास। तो वो चाहता था कि वो जो अपनी प्रॉपर्टी है वो किसी एक बेटे के नाम ही कर दे। चारों के लिए, चारों में से कुछ नालायक भी होंगे, कुछ बहुत अच्छे होंगे, तो वो चाहता था कि वो किसी एक के नाम कर दे। पर वो क्योंकि डायरेक्ट नहीं कर सकता था, तो उन्होंने क्या करा, इन चारों को बोला कि तुम्हें मैं देता हूं 1 दिन का मौका, और 1 दिन में तुम लोगों को 5,000 रुपए चारों को लेकर आने हैं। अगर तुम चारों 5,000 रुपए लिया है तो मैं क्या करूंगा, चारों में प्रॉपर्टी को बांट दूंगा, मगर अगर जो ज्यादा लेकर आया तो मैं उसको प्रॉपर्टी सारी दे दूंगा। क्या बोला कि अगर कोई भी 5,000 से ज्यादा ले आया तो मैं उसको सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा। तो अब ये क्या है, ये चारों क्या है, कमाने के लिए जाते हैं। अब चारों में से जो आपका यहाँ पर जो ये फर्स्ट वाला होता है, ये क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा निकम्मा होता है। अब निकम्मा है तो ये क्या है, 2K ही लेकर आता है। कहीं ना बेचारा इतनी मेहनत करके भी सिर्फ 2,000 ही कमा पाता है, क्योंकि उसने कभी मेहनत करी ही नहीं थी। अब जो सेकंड वाला है वो क्या करता है, थोड़ा तो ठीक होता है, 3K लिए आता है। जो थर्ड और फोर्थ जो उसके बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, तो ये 7K लिए आता है। और सबसे अच्छा जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर जो ये सबसे बड़ा वाला होता है, जो उसका सबसे एल्डेस्ट सन होता है, वो क्या होता है, बहुत अच्छा होता है काम वाम में। उसके फादर को जो है उसकी पूरी प्रॉपर्टी को इसी के नाम करना था। अब इसने 8K कमाए, तो प्रॉपर्टी किसके नाम जानी चाहिए थी, इसके नाम। मगर यहाँ पर क्या होता है, बड़ा वाला अच्छा भी होता है बहुत, तो वो बोलता है, तीनों को समझाता है, चारों को, कि यार ऐसा करते हैं, अपन क्या करते हैं, अपने जो पैसे आए हैं वो यहाँ पर टोटल होता है 20K। यहां पर भी अगर आप टोटल करोगे तो कितना जाएगा, 20K। तो यहां पर भी 20K हो रहा है। तो क्यों ना अपन अपने जो पापा हैं उनको बोल दे कि हम चारों ने 5-5 हजार रुपए कमा लिए और चारों के नाम प्रॉपर्टी हो जाए। तो जो ये आपका थर्ड वाला है, इसने थोड़ा हाँ ना करा, मगर लास्ट में ये भी मान गया। तो जो प्रॉपर्टी है वो चारों के नाम हो गई। क्या हो गया, प्रॉपर्टी किसके नाम हो गई, चारों के नाम हो गई। मतलब इन्होंने क्या करा, अपने पैसों की मिक्सिंग करी और जो भी टोटल पैसा था उसको चारों में डिवाइड कर लिया। पैसों की मिक्सिंग करी और चारों में डिवाइड कर लिया। तो जो आपका हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना होता है बच्चों, वो भी कुछ ऐसा ही होता है। क्या बोलते हैं इसको, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं बच्चों, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ कंपैरेबल एनर्जी। मिक्सिंग ऑन ऑर्बिटल्स की जिनमें कंपैरेबल एनर्जी, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा गैप है, बहुत छोटा गैप है, तो उनमें क्या होता है, उनकी मिक्सिंग हो जाती है और वो क्या होता है, एक एनर्जी के ही बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है कंपैरेबल एनर्जी की। अगर मैं इसको आपको कार्बन की टर्म्स में समझाऊं तो बच्चों कैसे समझाऊंगी, अगर मैं इसको कार्बन की टर्म्स में समझाऊं तो आपको कैसे समझाऊंगी, एक बार बताती हूं। जैसे कार्बन है, जैसे क्या है बच्चों, आपके पास कार्बन है फॉर एग्जांपल, तो आपने क्या करा, यहाँ पर कार्बन लिया। अब आपको पता है कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वो क्या होता है 1s2, 2s2 और 2p2। ठीक है मैम, यही होता है। तो अगर मैं यहाँ से, क्योंकि सब ने थोड़ी बहुत यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, थोड़ी बहुत केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रखी होगी,
ठीक है, तो इतना बेसिक सा नॉलेज उन्हें होगा कि ये होता है आपका 2s जिसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, और ये होता है आपका 2p जिसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पर 2s2 में कितना है, 2 है तो इसमें 2 फिल हो गया, 2p में कितना है, 2 है तो इसमें 2 फिल हो गया। मगर जब अपन बात करते हैं मीथेन की, CH4 मीथेन की, तो यहाँ पर जो है अपन को 4 हाइड्रोजन को क्या है, 4 यहाँ पर कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाने हैं, 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर एक, यहाँ पर क्या होना चाहिए बच्चों, खाली होना चाहिए। तो एक यहाँ से उठकर यहाँ चल जाता है। जैसे ही वो यहाँ से जाता है तो अब यहाँ पर अपने पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, और इन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन कनेक्ट कर देंगे और आपका CH4 बन जाएगा। मगर प्रॉब्लम जो यहाँ पर आती है वो ये है कि यहाँ पर तो 2s का है मैम, यहाँ पर 2p का है, तो क्या इस एक हाइड्रोजन ने एक अलग बॉन्ड बनाया है? मतलब 3 हाइड्रोजन तो सेम होंगे और एक हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर अलग होगा। मगर जब अपन ने CH4 का स्ट्रक्चर देखा तो उसमें जो चारों CH बॉन्ड है, चारों के चारों वो सेम होते हैं। तो ऐसा कैसे हुआ? तो पता चला कि इनमें क्या हुआ है, मिक्सिंग हुई, और इन्होंने क्या करा, अपनी एनर्जी को शेयर करा, मिक्स करा, और यहाँ पर मिक्स करके क्या कर दिया, टू गिव सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स को दे दिया। और उन ऑर्बिटल्स का नाम क्या हुआ, क्योंकि s और p से मिलकर बने हैं तो इसको बोल देंगे sp, इसको भी बोल देंगे sp, इसको भी बोल देंगे sp, और इसको भी बोल देंगे sp। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक s और यहाँ पर आपके एक p ने मिलकर, क्योंकि p के अंदर तो 3 है, तो एक s और 3 p ने मिलकर यहाँ पर क्या है, 4 sp यहाँ पर फॉर्म कर दिए हैं, जिनकी एनर्जी बिल्कुल सेम है। तो जो आपका ये एक छोटा सा डाउट था कि यार चारों कैसे सेम आ गए CH4 बॉन्ड में, तो वो इसलिए आ गए क्योंकि उन्होंने मिक्सिंग कर ली थी, और वहीं से आपका जो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना है वो आ गया। अब हाइब्रिडाइजेशन जब अपन डिफरेंट कंपाउंड में देखेंगे, जैसे अगर मैं यहाँ पर ये CH4 है, मीथेन की बात करूं तो मीथेन में क्या है बच्चों, यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे। सिग्मा बॉन्ड सबको पता है, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, और अगर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3, क्योंकि ये एक s और यहाँ पर अपन ने देखा था यहाँ पर 3 p से मिलकर बना है, तो इसको क्या बोल देंगे, sp3। और इसका एंगल क्या हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट्स। और जैसे मैंने अभी CH4 का स्ट्रक्चर बनाया था, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बच्चों, TD में शॉर्ट में लिख रही हूँ, क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड की बात करूँ तो डबल बॉन्ड में क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों, sp2, और उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर 120 डिग्री का यहाँ पर एंगल होगा, और उसको प्लानर स्ट्रक्चर, ये ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। जब बात करेंगे 3 कार्बन की, जब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है बच्चों, 3 कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन कार्बन के बीच में 2 कार्बन है, तो 3 कार्बन के टाइम पे उसको क्या बोलेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। एक s और यहाँ पर एक p होगा, यहाँ पर एक s और 2 p होगा, यहाँ पर एक s और 3 p होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 180 डिग्री एंगल हो गया, और इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, लीनियर हो गया। अब सोचोगे मैम ये क्या है, ये क्या होता है बच्चों, इसके बारे में अगर बात करें, जब भी कार्बन जो है आपका, इसके इधर भी डबल बॉन्ड हो और इधर भी डबल बॉन्ड हो, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं अलीन सिस्टम। ठीक है, तो अलीन सिस्टम भी क्या होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड ही होता है। तो जो अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन थी बच्चों वो मिल चुकी है। अब अपन बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को, अपन ने देख लिया, एक स्टोरी से समझ लिया, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को पूरा समझ चुके हैं। अब यहाँ पर अपन क्या देखने वाले हैं बच्चों, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, जिसको अपन टाइप ऑफ कार्बन और टाइप ऑफ हाइड्रोजन से भी बोलते हैं, और इसको एक और बोलते हैं जिसका नाम होता है वो है डिग्री ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन की क्या डिग्री है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले लिख रखा है यहाँ पर 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन। क्या लिख रखा है बच्चों, 1 डिग्री का। अब 1 डिग्री का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों, जो कार्बन है वो क्या है, सिर्फ एक कार्बन से अटैच होगा। जो कार्बन है वो किससे होगा बच्चों, सिर्फ एक कार्बन से अटैच होगा। मैम क्या एग्जाम्पल दे, तो चलो बिल्कुल सही है, एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात कर रही हूं यहाँ पर CH3 की, तो यहाँ पर जो एक कार्बन है इसकी अगर रिस्पेक्ट में बात करूं तो ये किससे अटैच है, सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है। तो मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये क्या है बच्चों, 1 डिग्री कार्बन है। क्या बोलूंगी मैं इसको, कि ये 1 डिग्री कार्बन है। जब भी कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच होगा तभी उसका नाम प्राइमरी
होगा और प्राइमरी और उसको क्या बोल देंगे 1 डिग्री कार्बन। अब मैम यहाँ पर एक और चीज आती है, ये तो आपने बता दिया, पर अगर हाइड्रोजन की बात करें कि प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होता है, तो वो क्या होता है बच्चों, अगर अपन प्राइमरी हाइड्रोजन को समझे तो वो क्या होगा आपका, जब प्राइमरी कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है, मतलब अगर मैं यहां पर बात करूं कि यहां पर 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो जितने प्राइमरी कार्बन से अटैच है, प्राइमरी कार्बन तो ये दोनों हो गए, तो इधर जो कार्बन अटैच है वो भी 3 है, यहां पर भी 3 है, तो मेरे 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 6 कितने हो जाएंगे बच्चों 6H, और मैं इसको डायरेक्टली लिख देती हूं बच्चों 6, तो 6 आपके क्या हो जाएंगे प्राइमरी हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अगर प्राइमरी कार्बन होगा तो मतलब कि एक कार्बन से जो एक कार्बन अटैच है, जब एक कार्बन से सिर्फ एक कार्बन ही अटैच होगा तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। वही जब अपन हाइड्रोजन की बात करेंगे तो क्या होगा, प्राइमरी कार्बन जो है उससे जितने हाइड्रोजन अटैच होंगे उन्हीं को 1 डिग्री हाइड्रोजन या प्राइमरी हाइड्रोजन बोल देंगे। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं सेकेंडरी की। तो सेकेंडरी क्या होगा, जैसे एक कार्बन से जब एक कार्बन अटैच हो, तो यहां पर क्या है बच्चों, जब एक कार्बन से 2 कार्बन अटैच हो, एक कार्बन से जब 2 कार्बन अटैच हो। क्या मैम इसका भी कोई एग्जाम्पल देखें, तो बिल्कुल यार एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल अपन देखते हैं, जैसे मैंने आपको दे दिया CH3 CH2 CH3। अब अगर मैं इसमें बात करूं तो ये जो आपका मिडिल वाला कार्बन है, जो मिडिल वाला कार्बन है, ये देखोगे तो यहां पर भी एक कार्बन है और यहां पर भी एक कार्बन है, तो इसको क्या बोल दूंगी, ये आपका सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा। कैसा कार्बन हो जाएगा बच्चों, सेकेंडरी, क्योंकि 2 कार्बन से अटैच है, तो मैं इसको क्या बोल दूंगी सेकेंडरी कार्बन। तो अगर मैं यहाँ पर पूछूं नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन, तो कितने हो जाएंगे आपके, सेकेंडरी कार्बन सिर्फ 1 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये तो प्राइमरी कार्बन ही होंगे, क्योंकि ये क्या है सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, और उसके रिस्पेक्ट में बात करूं तो वो भी क्या है सिर्फ एक कार्बन से अटैच है। चलो इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आते हैं टर्शियरी कार्बन पे। अब अगर सेकेंडरी हाइड्रोजन की बात करें तो वो भी वही हो जाएगा जो सेकेंडरी कार्बन से अटैच होगा। अगर टर्शियरी कार्बन की बात करें तो अगर कोई कार्बन 3 अदर कार्बन से अटैच हो, 3 अदर कार्बन से अटैच हो, जैसे मैम इसके एग्जाम्पल की बात अगर अपन करें तो क्या होगा बच्चों, एग्जाम्पल ले लेते हैं यार। जैसे यहाँ पर आपने क्या लिया, CH3 ले लिया, ठीक है, यहाँ पर CH आ गया, CH3 ले लिया, और यहाँ पर भी आपने एक CH3 ले लिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो मिडिल वाला कार्बन है ये कितने कार्बन से अटैच है, तो आप देख सकते हो एक कार्बन इधर हो गया, एक कार्बन इधर हो गया, और एक कार्बन इधर हो गया, मतलब एक कार्बन यहाँ पर क्या है 3 कार्बन से अटैच है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन कितना है, तो एक ही होगा, वो कौन सा होगा, ये मिडिल वाला, ये कौन सा है 3 डिग्री, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। ये कैसा है बच्चों, 3 डिग्री कार्बन है। बाकी सब देखो तो इससे एक ही अटैच है तो ये भी प्राइमरी हुआ, इससे भी एक ही अटैच है तो ये भी प्राइमरी हुआ, और इससे भी एक ही अटैच है तो ये भी प्राइमरी हुआ। अब अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें तो क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन अटैच टू 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होंगे उन्हीं को अपन क्या बोल देंगे, 3 डिग्री हाइड्रोजन बोल देंगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वाटरनरी और 4 डिग्री की। वही सेम चीज, जब कोई कार्बन 4 कार्बन से अटैच होगा, जब भी कोई कार्बन क्या होगा बच्चों 4 कार्बन से अटैच होगा, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, क्वाटरनरी और 4 डिग्री। जैसे अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूं, अगर बच्चों मैं यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे ये कार्बन है आपका और इससे ये 4 कार्बन CH3 की यूनिट ऐड कर दो, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3। तो जब मैं पूछूंगी यहाँ पर कितने 4 डिग्री कार्बन है, तो आप बोलोगे ये मिडिल वाला है एक ही है, तो 4 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे बच्चों, 1 हो जाएगा आपका, क्योंकि इससे क्या है 4 अदर कार्बन अटैच है। अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करूं तो ये प्राइमरी होगा, ये भी एक कार्बन अटैच है प्राइमरी होगा, ये भी प्राइमरी होगा और ये भी प्राइमरी होगा। तो इस तरीके से आपके डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। अब यहाँ पर 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास तो इसकी चारों वैलेंसी पूरी हो गई, तो यहाँ पर ये क्या करेगा बच्चों, हाइड्रोजन तो होगा ही नहीं, तो इसीलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन भी नहीं होता है। तो क्या इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर ले, बिल्कुल यार, जल्दी से कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अपने क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन बताना
बताना है और साथ ही में हाइड्रोजन भी बताना है। अब किसी को ये तो कंफ्यूजन नहीं है ना कि 4 डिग्री हाइड्रोजन क्यों नहीं आया, क्योंकि कार्बन की तो 4 ही बॉन्ड है ना, तो इस 4 डिग्री हाइड्रोजन को कहाँ ऐड करोगे, इसलिए नहीं आता। चलो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में अपन क्या देखेंगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन कितने हैं और उसी के हाइड्रोजन जो अटैच होंगे उन्हीं को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन बता देंगे। इस कार्बन को देखो बच्चों, इस कार्बन को अपन को दिख रहा है 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, 4 कार्बन से अटैच है, तो इसको मैं बोल दूंगी 4 डिग्री। तो अगर मैं 4 डिग्री कार्बन लिखूं तो एक मुझे दिख गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन की, तो 3 डिग्री कोई सा दिख रहा है आपको जिससे 3 कार्बन अटैच है, एक भी नहीं दिख रहा, तो 3 डिग्री कार्बन आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। मैम 2 डिग्री कार्बन बताइए, तो 2 डिग्री कार्बन को देख लेते हैं। 2 डिग्री बच्चों कौन सा होगा जिससे क्या होगा 2 कार्बन अटैच है। अब जैसे मैं इसकी बात करूं तो इससे एक ये अटैच है और एक ये अटैच है, तो ये वाला मेरे लिए क्या हो जाएगा 2 डिग्री। अब अगर इसकी बात करूं तो ये भी एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है, तो 2 डिग्री कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। और अगर मैं 1 डिग्री कार्बन की बात करूं जो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, बॉन्ड को कभी काउंट मत कर लेना बच्चों, इसमें बॉन्ड काउंट नहीं होंगे, इसमें क्या होंगे, इसमें कार्बन से कितना कार्बन अटैच है वो काउंट हो रहा है। तो इससे कितना अटैच है, एक ही कार्बन अटैच है, इससे भी एक ही कार्बन अटैच है, इससे भी एक ही अटैच है और इससे भी एक ही अटैच है, तो 1 डिग्री कार्बन कितने हो जाएंगे आपके 4 हो जाएंगे। और यहीं से मैं अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन लिखूं तो जितने 1 डिग्री कार्बन से अटैच है चारों में से मैं इनके हाइड्रोजन काउंट कर लूंगी, 3 4 5 हो गए, ये 8 हो गए और ये 11 हो गए, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए आपके 11 ही हुए ना बच्चों, 9 10 11, ठीक है बिल्कुल सही। अब अगर मैं बात करूं 2 डिग्री हाइड्रोजन की, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहाँ पर एक ही है, तो एक ही हो जाएगा मैम। और अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात करूं तो वो 0 हो जाएंगे, क्योंकि जब 3 डिग्री कार्बन ही नहीं है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन भी नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो यहां तक अपन ने जो अपने डिग्री ऑफ कार्बन है उसको समझ लिया कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या होता है और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या होते हैं, 4 डिग्री तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करने वाले हैं, वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बच्चों अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में अपन क्या करते हैं, इनको क्लासिफाई करते हैं। अपन ने रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया, उसका सिंथेसिस कैसे हुआ ये पढ़ लिया और अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन को। तो अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूं तो ये 2 चीज में क्लासिफाई होता है बच्चों, एक तो होता है ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ओपन चेन से मतलब क्या हो रहा है, जो किसी भी क्लोज चीज में बंद ना हो और ओपन हो, बहुत नॉर्मल सा मतलब, तो ये समझ में आ रहा है। और वैसे ही दूसरा क्या हो जाएगा, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है मैम, ये भी समझ में आ गया कि क्लोज चेन क्या है, बिल्कुल। तो सबको यहां तक क्लियर हो गया कि ओपन चेन क्या होता है और क्लोज चेन क्या होता है। अब बच्चों यहां पर समझते हैं ओपन चेन में अपन किसकी बात करने वाले हैं। तो ओपन चेन में जैसे मैं अभी यहाँ पर 3-4 मैंने कंपाउंड बनाए थे, कार्बन की लंबी लंबी चेन जिसमें कोई क्लोज स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ओपन चेन हो जाएगा। अगर मैं इसको ब्रांच कर दूं तब भी क्या ओपन रहेगा, बिल्कुल ओपन रहेगा। तो ये सब क्या है, ओपन चेन में आते हैं। अब अगर क्लोज चेन की बात करूं तो इसके लिए आपको 3 कार्बन तो एटलीस्ट रिक्वायर होंगे, एटलीस्ट 3 कार्बन तो चाहिए ही सही, क्योंकि ये क्लोज चेन कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, साइक्लोप्रोपेन। सब समझेंगे, अभी मैं नाम बता रही हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैम बताया ही नहीं डायरेक्ट नाम लिख दिया, सब समझेंगे। फिर अगर 4 कार्बन की होगी बच्चों, अगर मैं यहां पर 4 कार्बन को ले रही हूं तो 4 कार्बन को अगर 4 कार्बन को लूंगी तो क्या हो जाएगा, साइक्लो। बच्चों अगर मैं 4 कार्बन को लूंगी तो उसको क्या बोल देंगे, अरे यार, तो बच्चों जब मैं 4 कार्बन को लूंगी तो उसको क्या बोल देंगे, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। फिर 5 कार्बन की भी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। 6 कार्बन की भी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। तो इसे क्या बोलते हैं, क्लोज चेन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्लोज हो चुका है, चेन जो है वो यहाँ पर क्लोज हो चुकी है। और ये ओपन कितनी भी लंबी चेन हो सकती है। फिर इसके अंदर भी अपन इसको फर्दर डिवाइड करेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में, तो क्या उसको पढ़ लें, बिल्कुल यार एक बार देख लेते हैं। ओपन चेन को अपन ने यहाँ पर कैसे बच्चों, यहाँ पर अपन ने क्लासिफाई कर रखा है सैचुरेटेड,
और फिर आएगा आपका अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं बच्चों सैचुरेटेड की, तो सैचुरेटेड कौन से कंपाउंड होते हैं जिसमें ओनली सिंगल बॉन्ड होता है, ओनली सिंगल बॉन्ड, तो उन्हें क्या बोल देते हैं अपन, सैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं CH3, CH2, CH3, आपको यहाँ पर कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है, कोई सा भी दूसरा बॉन्ड दे रखा है, नहीं, सिर्फ एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड दिख रखा है, यहाँ पर भी सिर्फ सिग्मा बॉन्ड दिख रखा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका सैचुरेटेड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही बॉन्ड है। वैसे ही अगर मैं बात करूं अनसैचुरेटेड की, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन से हो जाएंगे बच्चों, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, एक से, मल्टीपल का मतलब क्या होगा, एक से तो ज्यादा ही बॉन्ड होंगे, या तो होगा डबल बॉन्ड या फिर होगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, इतना क्लियर है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं इसका, तो ये हो गया आपका CH3, ये हो गया आपका CH3, CH डबल बॉन्ड CH2। कार्बन की वैलेंसी जरूर चेक करना, 4 हो गई है क्या, 1 2 3 और एक ये 4, 1 2 और 3 4, तो बिल्कुल सही, ये हो गया। ये क्या होता है आपका बच्चों, इसको बोलते हैं एल्कीन। ये जो ऊपर जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड थे उसको बोलते हैं एल्केन, ठीक है। फिर एक ट्रिपल बॉन्ड वाला भी ले लेते हैं, चलो यार, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या हो गया आपका एल्काइन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, एल्काइन। बिल्कुल अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डरने की कोई बात नहीं है कि मैम एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है और एल्काइन क्या है, बिल्कुल अपन इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या है। सैचुरेटेड का मतलब है कि सिर्फ सिंगल यहाँ पर बॉन्ड होना, और अनसैचुरेटेड का मतलब है यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड्स होना, जैसे कि डबल बॉन्ड होना या ट्रिपल बॉन्ड होना, ठीक है। अभी इतना समझो, बाकी का मैं बाद में समझा दूंगी। अब बात करते हैं क्लोज चेन की। तो जब क्लोज चेन कंपाउंड्स की बात करते हैं तो उसमें 2 तरह के आते हैं। पहले आता है होमोसाइक्लिक, होमो का मतलब क्या होता है, सेम सेम होता है, और हेट्रोसाइक्लिक, इसका मतलब क्या होता है, कुछ डिफरेंट होता है। तो होमोसाइक्लिक में क्या होंगे, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर सिर्फ कार्बन है और उससे अटैच हाइड्रोजन है, तो यहां पर भी कार्बन है और यहां पर भी सारे कार्बन है। मगर हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या है, कार्बन प्लस हेट्रो एटम। हेट्रो एटम क्या होता है, जो कार्बन के अलावा एटम है उसको अपन हेट्रो एटम बोल देंगे। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो तो ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, मतलब ये तो कार्बन है 4 प्लस एक क्या आ गया, इसमें ऑक्सीजन आ गया। वैसे अपन पेरिडीन की बात करते हैं, ये जो बाकी के हैं वो सारे कार्बन है, पर एक क्या आ गया यहाँ पर, नाइट्रोजन आ गया, जिस वजह से इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो यहाँ तक समझ में आ गया। होमोसाइक्लिक मतलब सिर्फ कार्बन के होंगे, हेट्रो का मतलब उसके अंदर कोई हेट्रो मतलब कार्बन के अलावा कोई एटम प्रेजेंट होगा, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं अपन होमोलोगस सीरीज की। क्या बात करते हैं बच्चों, होमोलोगस सीरीज की। होमोलोगस सीरीज में क्या होता है इसको देख लेते आइए। द वेरियस मेंबर्स आर कॉल्ड होमोलोग, बहुत सारे इसके जो मेंबर्स होते हैं तो उनको होमोलोग बोल देंगे। अब इसके कुछ और पॉइंट्स की बात करें बच्चों तो क्या होगा, 2 सक्सेसिव होमोलोगस डिफर बाय CH2 ग्रुप। 2 सक्सेसिव जो होमोलोगस होगी उसमें क्या होगा, एक CH2 ग्रुप का ही डिफरेंस होगा, ठीक है। एंड 14 मॉलिक्यूल, या फिर इसका बोल सकते हो कि मॉलिक्यूलर वेट 14 का डिफरेंस होगा। ऑल द होमोलोगस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर मेथड, सभी को। अच्छा इसका मतलब क्या, चलो पहले मैं ऐसा करती हूँ, एक बार आपको एक कंपाउंड बता ही देती हूँ, ठीक है। तो यहां पर अपन बात करते हैं, एक मैं कोई कंपाउंड लिखती हूं, जैसे अगर मैं एल्केन के रिस्पेक्ट में बात करूं जिसको CnH2n+2। एल्केन क्या होता है बच्चों आपका, जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और जिसका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2। तो अगर मैं इसकी होमोलोगस सीरीज की बात करूं तो एक तो हो जाएगा CH4, फिर आपका आ जाएगा C2 और H6। अब आप देखो 4 कार्बन थे और 4 में अपन ने +2 कर दिया तो 6 हो गए। फिर वैसे ही C3H8, मतलब यहाँ पर N क्या है, 3 कार्बन है। अब 3 × 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 में अगेन +2 कर दिया तो क्या आ गया, C3H8। फिर वैसे ही अगर मैं C4 के लिए लिखूं तो यहाँ पर N क्या है, 4 है, तो इसका यहाँ पर × 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और +2 कर देंगे तो H10 हो जाएगा। अब इन सब में देखो आप, तो इन सब में जब अपन एक बार ऊपर से इधर गए तो क्या आ गया, एक CH2 यूनिट का डिफरेंस आ गया,
वैसे ही जब C2H6 से C3H8 में गए तो यहाँ पर भी एक CH2 यूनिट का डिफरेंस आ गया और यहाँ पर भी एक CH2 यूनिट का डिफरेंस आ गया। तो जब इन्होंने देखा कि यार ऐसे एक सीरीज बन सकती है और ये जो सारी सीरीज है ये क्या करेगी, सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगी। मतलब अगर मैं इसका प्रिपरेशन करूं तो भी सेम होगा, अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं कि ऑक्सीडेशन करेगी, रिडक्शन करेगी या कौन कौन सी रिएक्शन करेगी, तो वो भी सारी सेम होगी। तो होमोलोगस सीरीज में क्या है बच्चों, यहाँ पर अपन देखेंगे कि इनका क्या है मॉलिक्यूल, यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये क्या होंगे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले होंगे और जो पूरी सीरीज है उसमें सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। अगर मैं वैसे ही बच्चों एल्कीन की बात करूं तो एल्कीन क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड होते हैं। जैसे यहाँ पर क्या था बच्चों, सिर्फ सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पर क्या होता है डबल बॉन्ड होते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, मतलब जो +2 था वो हटा दिया। अब जैसे इसमें बात करें तो इसमें 2 कार्बन तो होने ही चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए बात करेंगे तो C2H4 डबल करना है जिस जो नंबर ऑफ कार्बन है उसका। फिर अगर C3 के लिए बात करें तो H6, वैसे अगर C4 के लिए करें तो H8। तो ये जो पूरे कार्बन है इनका भी पता चला कि इनकी भी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम है। तो यार मतलब बहुत इजी हो जाएगा और इसको अपन क्या करते हैं, नेम दे देते हैं होमोलोगस सीरीज, और बहुत ही इजी हो जाएगा कि होमोलोगस सीरीज में यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर मैम अपन ने एक सीरीज बनाई, एक केमिकल फॉर्मूले से क्या करा सीरीज बनाई जिनका सेम फॉर्मूला है मगर वहां पर डिफरेंस क्या है, सिर्फ CH2 यूनिट का है। जैसे अगर मैं इन दोनों में देखूं, अगर मैं इन दोनों में बात करूं तो बच्चों यहाँ पर भी एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है और अगर मैं इन दोनों में बात करूं तो यहाँ पर भी एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है। तो अगर यहाँ पर अपन ने क्या दे दिया, इसको होमोलोगस नाम दे दिया, जो CH2 यूनिट से डिफरेंस है मगर इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है और जो सिंथेसिस है वो बिल्कुल सेम रहेगा। अब यहाँ पर मैं देखूं तो इसकी अपन जैसे पॉइंट्स पढ़ रहे थे, तो सबसे पहला पॉइंट हो गया 2 सक्सेसिव होमोलोगस सीरीज CH2 यूनिट से डिफर होती है, ये अपन ने देख लिया। ऑल द होमोलोगस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिंपल मेथड। इस पूरी सीरीज को बनाने का मोटो क्या है, यहाँ पर ये है कि अपन को जो पूरा अपन इतने सारे कंपाउंड्स का पढ़ेंगे सिंथेसिस, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो क्यों ना उसको ईजी बना दे और एक ही चीज में समराइज कर दे। तो इस पूरी सीरीज का क्या हो जाएगा, सेम सिमिलर मेथड से प्रिपेयर होगी और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी सिमिलर होगी। मतलब इजी हुआ ना, सिर्फ एक कंपाउंड को पढ़ लिया, पूरी सीरीज के लिए लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे बोल दूं C3H8 को कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो आपने अगर CH4 का पढ़ लिया तो सेम C3H8 के लिए लिख दोगे, ठीक है, ऐसे। सॉरी C3H8 नहीं C3, हाँ ठीक है C3H8, CnH2n फॉर्मूले को वो क्या है कंप्लीट कर रहा है, बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा C3H8, ठीक है। अब वैसे ही बात करें अपन अपने थर्ड पॉइंट की, वो क्या है यहाँ पर, होमोलोगस हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट देयर इज अ रेगुलर चेंज इन, क्योंकि आपने देखा एक एक CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, मतलब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं हो सकती। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो सेम क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है बच्चों, एक CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है और इसकी वजह से जो उसका मॉलिक्यूलर वेट है वो हर बार बढ़ रहा है और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो उसकी जो और भी प्रॉपर्टीज है लाइक बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी, ये सब क्या होगी, चेंज होगी। ऑल द मेंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला। इसका क्या प्लस पॉइंट है कि सभी मेंबर्स को आप क्या है सिर्फ एक जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मैंने इसको बोल दिया ये क्या है, एल्कीन का हो गया, ठीक है, तो इसके जितने भी मेंबर्स हैं मैं उसको एक ही जनरल फॉर्मूला CnH2n से कर दूंगी। अगर मैं एल्केन के रिस्पेक्ट में बात करूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, CnH2n+2, ठीक है, ये एल्कीन का हो गया। और फिर अगर मैं एल्काइन की बात करूं तो उसका भी क्या हो जाएगा, CnH2n-2। तो इस तरीके से मैं आपके एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की बात कर दूंगी, ठीक है। समझ में आ गया होमोलोगस सीरीज क्या थी, यहां तक पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट बात यहां पर करते हैं अपन कॉमन नेम की। अब अपन थोड़ा सा यहाँ पर क्या है बच्चों, नोमेनक्लेचर के थोड़ा आसपास आ रहे हैं, देखते हैं नेमिंग कैसे करते हैं कंपाउंड की। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रो और कार्बन दोनों से समझ में आ रहा है मैम, इसमें क्या चीज है, हाइड्रोजन है और क्या चीज है बच्चों, प्लस कार्बन है। तो यार ये समझ में आ गया कि हाइड्रोकार्बन वो होगा जिसमें हाइड्रोजन होगा और जिसमें कार्बन होगा। जैसे एनी क्लास ऑफ एन ऑर्गेनिक केमिकल्स मेड अप ऑफ ओनली द एलिमेंट्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने आपको दे दिया CH3, CH2, CH2, CH3, क्या ये एक हाइड्रोकार्बन है, बिल्कुल है। अब मैंने आपको दूसरा कंपाउंड दे दिया,
CH3 CH2 CH2 Cl। क्या ये एक हाइड्रोकार्बन है? मैम कार्बन तो आ रहा है, मतलब ठीक है, ये क्या होगा? हाइड्रोकार्बन। वैसे तो ये Cl है, पर बहुत सारे बच्चे क्या है, इसको बोलेंगे नहीं ये तो C तो आ रहा है मतलब हाइड्रोकार्बन है। ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि Cl क्या है, आपका क्लोरीन होता है, और क्लोरीन से ये क्या हो गया, यहाँ पर एक हेट्रो एटम हो गया, और हेट्रो एटम को अपन हाइड्रोकार्बन में इंक्लूड नहीं करेंगे। किसमें नहीं इंक्लूड करेंगे? हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, चलो हाइड्रोकार्बन का पॉइंट समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे अपन पढ़ते हैं बच्चों रेडिकल को। ये क्या होता है? एल्केन। मैंने बोला था मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? CnH2n+2। क्या होता है इसका फॉर्मूला? CnH2n+2। व्हेन मोर देन वन स्ट्रक्चर इज पॉसिबल फ्रॉम द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब यही फॉर्मूले को बनाकर अपन क्या है, बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो उसको अपन क्या बोल देंगे? एल्केन बोल देंगे। जैसे अगर मैं बात करूं तो CH3 CH2 CH3 सिर्फ आपका सिंगल बॉन्ड होगा यहाँ पर। इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, और यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला है वो क्या होगा? CnH2n+2। यहाँ पर अगर आप देखो तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? C3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? H8, यही होगा। तो ये क्या हो गया? CnH2n 6+2 क्या हो गया? C3H8। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर जो अपन प्रीफिक्स यूज करेंगे। प्रीफिक्स क्या होता है बच्चों? किसी चीज के पहले लगता है। प्रीफिक्स P से समझ जाओ क्या होता है? जो पहले लगेगा। और जब भी मैं सफिक्स की बात करूं तो वो क्या होगा? जो बाद में लगेगा। अब यहाँ पर मैं N, जब भी मैं किसी सिंपल ऐसे कार्बन चेन के आगे N लगा दूंगी तो उसका मतलब क्या होगा? इट इज यूज्ड फॉर स्ट्रेट और अनब्रांच चेन, जहां पर कोई ब्रांचिंग नहीं होगी। मतलब अगर मैंने यहाँ पर बच्चों एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, मैंने यहाँ पर क्या ले लिया? आपके 4 कार्बन वाला एक कंपाउंड ले लिया। इसके मैंने वैलेंसी पूरी कर दूंगी, CH3 CH2 CH2 CH3। तो मैं इसके आगे क्या करूंगी? 4 कार्बन की है तो मैं इसको क्या बोल दूंगी? N ब्यूटेन। क्या बोल दूंगी बच्चों? ब्यूटेन, N ब्यूटेन। ब्यूट कहाँ से आया है यहाँ पर? ये मैं आपको बताने वाली हूँ जब मैं आपको पूरा वो नोमेनक्लेचर को समझाऊंगी कि ब्यूट और ये प्रोप ये सब क्यों यूज कर रहे हैं। तो उसकी डरने की कोई बात नहीं, बस इसको नाम याद रखोगे। इसको क्या बोलेंगे? N। और ब्यूट किसके लिए है? 4 कार्बन के लिए। जब 4 कार्बन होंगे तो मैं ब्यूट लगाऊंगी। और एन कहां से आया? क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये एल्केन के नाम से ही क्या आ गया? एन यूज कर लेते हैं। ठीक है मैम, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं आइसो प्रीफिक्स। अब मैं आइसो प्रीफिक्स कब लगाऊंगी? जब क्या होगा? इफ मॉलिक्यूल हैज इस तरह का स्ट्रक्चर, मतलब ये कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों? ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है ये? ब्रांच स्ट्रक्चर जब होगा, ब्रांचिंग दिख रही है ना, यहाँ पर 2 कार्बन थे और एक क्या हो गया? उसके नीचे चला गया, ऐसे चल के ब्रांच फॉर्म कर दी है, तो मैं क्या लगाऊंगी? आइसो। जैसे अगर मैं 4 कार्बन की ही बात करूं तो यहाँ पर मैंने CH3 लग दिया, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर मैंने एक CH3 लगा दिया। इस कार्बन के बारे में देखो तो ये क्या है? 3 अदर कार्बन से अटैच है, तो मैं इसको क्या बोल दूंगी? आइसोब्यूटेन। यहां पर भी 4 कार्बन थे, यहां पर भी 4 कार्बन थे, क्योंकि यहां पर सिंपल स्ट्रेट चेन थी तो मैंने N लगा दिया, और अगर यहां पर ब्रांचिंग आ गई तो मैं क्या लगा दूंगी? आइसो लगा दूंगी। अब बात करते हैं नियो प्रीफिक्स। नियो प्रीफिक्स कब लगेगा? जब ब्रांचिंग में ऐसे 2 तरफ ब्रांचिंग हो, जैसे यहाँ पर तो एक तरफ नीचे चला गया था, अब यहाँ पर एक बार नीचे भी चला गया और एक बार ऊपर भी चला गया, मतलब 4 डिग्री कार्बन बन रहा है। अगर सिंपल सी बात करें यहाँ पर, तो अगर मैं एन प्रीफिक्स की बात करूं तो 1 डिग्री कार्बन बन रहा था। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर क्या है आपका बच्चों? 3 डिग्री कार्बन बन रहा था। और जब मैं बात करूंगी नियो की तो यहाँ पर 4 डिग्री कार्बन बन रहा होगा। अब 4 डिग्री कार्बन कैसे बन सकता है बच्चों? यहाँ पर एटलीस्ट आपको 5 एटम चाहिए। यहाँ पर क्या चाहिए बच्चों? आपको एटलीस्ट कार्बन के कितने एटम चाहिए? 5 एटम तो चाहिए। एटलीस्ट 5 कार्बन एटम तो होने ही चाहिए। अगर मैं आपको बोल दूं कि ब्यूटेन का, क्या बोलूं? अगर मैं बोल दूं ब्यूटेन का आपको नियो का स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि ब्यूटेन में मैंने बताया कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन, तो वहां पर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चलो आगे बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल की। एक एग्जाम्पल ले लिया अपन ने C5H12 का। इसके लिए अपन क्या बनाएंगे? N, क्योंकि 5 कार्बन है तो मैं यहाँ पर पेंट यूज करने वाली हूँ। ठीक है, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा तो इसलिए मैं पेंटेन लिखूंगी। तो अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेट चेन बनाऊंगी तो उसको क्या लिख दूंगी? N पेंटेन। जैसे अगर मैं यहाँ पर बनाऊं CH3 CH2 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 और CH3,
ये क्या है, 5 कार्बन हो गए आपके, तो मैं इसको क्या लिख दूंगी, N पेंटेन। अब क्या होगा, अब मैं किसी भी एक कार्बन को क्या करूं, इनमें से जो कोई भी एक कार्बन है उसको मैं क्या करूंगी बच्चों, यहां पर ब्रांचिंग में लगा दूंगी। यहां पर CH3 लगा दिया, ठीक है, और यहां पर आपका CH2 आ गया, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, मैं इसको बोल दूंगी आइसोपेंटेन, क्योंकि यहां पर मैंने एक क्या है, एक CH3 को ब्रांचिंग में लगा दिया। अब अगर मैं ऐसा करूं, जो ये एक और CH2 यूनिट है इसको भी यहां पर इसके ऊपर लगा दूं, CH3 एक कार्बन, यहां पर भी CH3, यहां पर भी CH3 और यहां पर भी CH3, मतलब मैंने क्या है 4 डिग्री कार्बन फॉर्म कर दिया। तो मैं इसको बोल दूंगी नियोपेंटेन। क्या बोल दूंगी बच्चों, नियोपेंटेन। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो, यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन है और यहाँ पर 1 डिग्री के साथ में क्या है बच्चों 2 डिग्री, ये वाले क्या होंगे 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री और ये भी आपका 2 डिग्री, तो 2 डिग्री कार्बन है, मतलब इसे 1 डिग्री इन 2 डिग्री कार्बन है, इसमें आपका 3 डिग्री कार्बन है और यहाँ पर बात करूंगी तो कैसा कार्बन आ जाएगा 4 डिग्री कार्बन। तो इससे भी आप इसको समझ सकते हो। एन स्टेट चेन के लिए होगा, ब्रांच चेन के लिए आइसो होगा, और अगर अपन ब्रांच चेन दोनों तरफ से कर दे ऊपर और नीचे से तो उसको क्या बोल देंगे, नियो बोल देंगे, और इसका नाम क्या हो गया था, नियोपेंटेन। ठीक है, यहां तक क्लियर, सबको समझ में आ गया। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं बच्चों, एल्कीन को समझते हैं। एल्केन आगे क्लियर समझ में आ गया कैसे नेमिंग करते हैं। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n और इसको किसके लिए यूज करते हैं, फॉर डबल बॉन्ड। जैसे अपन एल्केन को सिंगल बॉन्ड के लिए कर रहे थे, इसको अपन डबल बॉन्ड के लिए ये यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है मैम, CnH2n होता है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, C2H4। ठीक है, और अगर मैं इसकी नेम की बात करूं तो अगर 2 कार्बन होगा तो मैं क्या लिखूंगी बच्चों, एथ। ये मैं पूरा आपको बताने वाली हूं, तो इसका नाम हो जाएगा एथ। और अगर डबल बॉन्ड है तो वहां पर जैसे एन सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा रहे थे, ANE लगा रहे थे, वैसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, एल्कीन के नाम का ईन क्या हो जाएगा, ईन। तो इसको मैं बोल दूंगी इथीन। क्या हो जाएगा ये आपका इथीन। वैसे ही अगर 3 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है, तो मैं 3 कार्बन के लिए क्या यूज करूंगी बच्चों, प्रोप, और मैं इसको बोल दूंगी प्रोपीन। क्या बोल दूंगी, प्रोपीन। ठीक है, यहां तक क्लियर हो चुका होगा। चलो अब पढ़ते हैं एल्काइन। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। जब आप -2 लगाते हो, और ये किसके लिए होता है, फॉर ट्रिपल बॉन्ड। जब क्या है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड हो। और इसके लिए मैम अपन क्या यूज करते हैं यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ पर 3 बॉन्ड की बात कर रही हूँ तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगी, YNE। और ये YNE कहां से आया, इसी के नेम से आया, इसके नेम में आपको दिख रहा है एल्काइन, आइन, तो ये इसका आइन आ गया। अब इसके यहाँ पर इस एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, जैसे मैंने बताया ट्रिपल बॉन्ड है। और एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पर, जैसे ये कार्बन है, यहाँ पर मैंने 3 बॉन्ड ले लिए, CH और CH3। तो इसको मैं क्या बोलूंगी, 2 कार्बन है तो मैं क्या बोल दूंगी इसको, इथाइन। अब वही चीज जो मैंने बताई थी, अगर 2 कार्बन है तो क्या आएगा, एथ आएगा। और आइन कहां से ले लिया, क्योंकि यहाँ पर एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। वैसे ही अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूं तो इसको मैं क्या बोल दूंगी, 3 कार्बन है तो प्रोप बोल दूंगी। और अगर आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड हो तो मैं क्या लगा देती हूँ, YNE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। ठीक है, चलो इतना सबको समझ में आ गया। ये कॉमन नेम्स पढ़ते हैं अपन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। क्या अपन एक बार इसको समराइज कर दें ताकि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है यार, एल्केन में क्या होता है मैम, सिंगल बॉन्ड होंगे और इसके लिए मैं यूज करूंगी ANE। अगर मैं एल्कीन की बात करूं तो एल्कीन में डबल बॉन्ड होंगे और इसके लिए मैं यूज करूंगी ENE। और वैसे ही जब मैं एल्काइन की बात करूंगी तो एल्काइन के लिए मैं कितने होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे और इसके लिए मैं यूज करूंगी YNE। और अगर इनके फॉर्मूलेस की बात करूं तो ये हो जाएगा CnH2n+2। बच्चों इनको साथ में लिख लेना ताकि कभी ना भूलो। इसको आप ऐसे टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हो। यहाँ पर ये टेबल बन चुकी है आपकी। ठीक है, ये क्या है आपकी पूरी इस तरीके से टेबल बन चुकी है। ये हो गया और ये हो गया, तो आपको अब क्लियरली इसको आप नोट कर सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CnH2n-2। अब आपके लिए बच्चों याद करना बहुत इजी हो जाएगा इस टेबल के
थ्रू। चलो अब नेक्स्ट यहाँ पर अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। जब अपन हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, जब हाइड्रोकार्बन पढ़ ली, एल्कीन, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होंगे, मगर इनके डेरिवेटिव्स पे आते हैं तो जो रेडिकल होता है बच्चों, रेडिकल में जब अपन किसी हाइड्रोजन, रेडिकल क्या होता है, जब किसी, जैसे आपका CH4 है, ये क्या है, एल्केन है मैम, ठीक है। एल्केन से जब आप एक हाइड्रोजन को हटा दोगे तो मैं इसको CH3 लिखूंगी और यहाँ पर कोई कार्बन की चेन आ जाती है, इसलिए मैं इसको डैश से रिप्रेजेंट करती हूँ। तो मैं इसको क्या बोल दूंगी कि ये क्या हो जाएगा, मिथाइल। ये क्या था बच्चों, मीथेन, और मीथेन से क्या बन गया, मिथाइल। मतलब यहाँ पर जब अपन किसी एल्केन, किसी हाइड्रोकार्बन से, जो एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन है, उनमें से किसी हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और वहां पर कोई कार्बन की चेन आ जाती है तो उसका नेम भी चेंज हो जाता है। एन से क्या हो जाएगा, YL। यहाँ पर आप किससे रिप्रेजेंट करोगे इसको, एन से क्या चेंज हो गया, एन से क्या चेंज हो गया बच्चों, ये YL। यहाँ पर क्या था, मीथेन, यहाँ पर क्या हो गया, मिथाइल, ठीक है। जैसे इस केस में हुआ है, एल्केन था, एल्काइन हो गया, ठीक है। CH4 था, मिथाइल हो गया, मतलब ये क्या है, मीथेन है। और वैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इथेन था, और इथेन से क्या बन गया बच्चों, इथाइल बन गया। मतलब आप क्या करोगे, एन को हटाकर, क्या करोगे बच्चों, एन को हटाकर, यहाँ पर इसको क्लियरली मैं लिख देती हूं, क्या करोगे आप, यहाँ पर एन को हटाकर YL लगाओगे, ठीक है। इतना यहाँ पर सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब रेडिकल में यहाँ पर और अगर रेडिकल्स की बात करें तो जैसे एक ये पूरी यूनिट है आपकी, ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगी, 3 कार्बन है तो प्रोपेन बोल दूंगी। अब इसमें से अगर मैंने एक हाइड्रोजन को हटाया तो N प्रोपाइल हो गया, और अगर मैंने इसके क्या करा बच्चों, इसके आइसो, मतलब यहां से, यहां पर एक CH3 यूनिट होगा, यहां से एक हाइड्रोजन को हटाया तो क्या बोल दिया, आइसोप्रोपाइल। मतलब ब्रांच चेन से अगर हटाया तो क्या बोल दूंगी, आइसोप्रोपाइल, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर जो आपके रेडिकल्स होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं, ठीक है। इसको अपन आगे वाली स्लाइड में ही लिख लेते हैं। जो आपके रेडिकल्स हैं वो भी आपके 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं जो नॉन कार्बन वाले कंपाउंड होते हैं, ठीक है, और एक होंगे जिनमें कार्बन कंटेनिंग होंगे। एक तो होंगे नॉन कार्बन कंटेनिंग, मतलब जिनमें कोई भी कार्बन नहीं होगा, और एक होंगे जिनमें कार्बन होगा। तो इसी को अपन आगे पढ़ते हैं, और इनको अपन ने क्या नेम दे दिया बच्चों, सिस्टम ए और सिस्टम बी। क्या नेम दे दिया, सिस्टम ए और सिस्टम बी। और सिस्टम ए को अपन ने बोल दिया जो रेडिकल पर डिपेंड करता है फॉर नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। कैसे फंक्शनल ग्रुप है ये, नॉन कार्बन कंटेनिंग। अब इसमें क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट कीटोन। कीटोन क्या होता है बच्चों, आपका C डबल बॉन्ड O इस तरीके से होता है। मैम इसमें तो कार्बन है, मगर फिर भी इसको किस में लिखेंगे अपन, जो कार्बन जो क्या है, रेडिकल डिपेंडेंट है। फिर अगर बात करें सिस्टम बी की, तो ये क्या होते हैं, रेडिकल इंडिपेंडेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे आपका हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें कार्बन है तो इसको भी कार्बन चेन में काउंट कर लेंगे। जैसे आपका क्या हो गया, CHO हो गया, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एल्डिहाइड। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलो अब अपन क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं। जो अपना रेडिकल ए टाइप का सिस्टम है उसको अगर अपन देखें तो यहाँ पर जो अपन फॉर्मेट यूज करेंगे बच्चों, वो फॉर्मेट क्या होगा, अगर फॉर्मेट की बात करूं मैं तो फॉर्मेट क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो फॉर्मेट आता है उसमें पहले आएगा रेडिकल, मतलब जो भी अपन ने रेडिकल निकालना देखा है वो रेडिकल का यूज करेंगे, और प्लस उसके नेम में क्या लगा देंगे अपन, यहाँ पर सफिक्स। अब मैम ये सफिक्स क्या है, तो सफिक्स क्या होता है, जो बाद में लगता है, बाद में लगता है। जैसे मैंने क्या बताया था, प्रीफिक्स जो होता है वो क्या है, जो पहले लगता है, ठीक है। वैसे ही सफिक्स क्या है, जो बाद में लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें तो जैसे आपका हेलोजन होता है तो हेलोजन को क्या बोलेंगे बच्चों, हेलाइड यहाँ पर लगाएंगे। वैसे अगर अल्कोहल है तो उसके लिए अल्कोहल लगाएंगे। अगर यहाँ पर अमीन ग्रुप है, NH2 क्या होता है, अमीन को बोलते हैं, तो अमीन लगाएंगे। वैसे अगर O ग्रुप है, जब भी किसी कार्बन की चेन हो, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, CH3, और यहाँ पर ऑक्सीजन ऐसे बीच में अटक गया हो तो इसे क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। फिर वैसे ही अगर C डबल बॉन्ड O हो, ये तो मैंने बता ही दिया था, और यहाँ पर भी क्या है, कार्बन की कोई चेन हो तो इसे क्या बोल देंगे, कीटोन बोल देंगे। और ये जो ग्रुप होता है आपको इसको बोलते हैं साइनो, और इसको क्या बोल देंगे, साइनाइड ग्रुप। और ये जब आपका यहाँ पर तो क्या है, C यहाँ पर है
और यहाँ पर जब N आगे आ जाएगा, जब N से यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट होगा कोई कार्बन, तो उसको क्या बोल देंगे, आइसोसाइनाइड ग्रुप। क्या बोल देंगे, आइसोसाइनाइड। तो समझ में आ गया कौन कौन से ग्रुप के सिंबल से क्या क्या सफिक्स यूज लगेगा और उनका नेम क्या है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो अब अपन कुछ एग्जाम्पल कर ले। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर क्या है, CH3CH2 है, तो इससे होना तो चाहिए था इथेन, पर अपन ने क्या पढ़ा है, रेडिकल बना है, तो रेडिकल में क्या करते हैं, एन को इथाइल कर देते हैं, तो इथाइल हो गया। अब यहाँ पर क्या है मैम, अल्कोहल लगा रखा है, तो मैं इसको क्या बोल दूंगी, इथाइल अल्कोहल। क्या बोल दूंगी बच्चों, इथाइल अल्कोहल, यही इसका नेम हो जाएगा। ठीक है, 2 कार्बन है इसलिए इथाइल, और अल्कोहल के लिए अल्कोहल हो गया। वैसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर क्या है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए होना तो चाहिए था प्रोपेन, पर क्योंकि रेडिकल की बात कर रहे हैं, एक H को रिमूव करा है, यहाँ पर भी लिख देती हूँ, एक H को रिमूव करा है तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। ठीक है, और स्ट्रेट चेन है तो मैं क्या बोल दूंगी इसको, N प्रोपाइल क्लोराइड। क्लोरीन के लिए क्या लिख रहे थे अपन, हेलोजन के लिए क्या लिख रहे थे, हैलाइड लिख रहे थे, तो अगर यहाँ पर क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड हो जाएगा, और आयोडीन होगा तो आयोडाइड हो जाएगा। तो क्या इसका नेम हो जाएगा, एन प्रोपाइल क्लोराइड। क्या आपको समझ में आ गया इन दोनों के नेम अपन ने किस तरीके से लिखे? क्या आपको बच्चों यहाँ तक क्लियर है कि अपन ने किस तरीके से इनके नेम लिखे? तो बच्चों अब अपन बात करते हैं अपने जो सिस्टम बी टाइप के कंपाउंड थे। सिस्टम बी टाइप के कैसे होंगे, जिनमें कार्बन कंटेनिंग होंगे, जिनमें कार्बन को भी अपन क्या करेंगे, चेन के अंदर ही इंक्लूड करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं 3 कार्बन है और यहाँ पर CHO लिख रखा है, तो मैं इसके अंदर इस तीसरे कार्बन को भी काउंट करूंगी। ठीक है, अब वहां पर क्या कर रहे थे, वहां पर अपन ऐसा नहीं कर रहे थे। जैसे COH है तो इसको क्या बोलते हैं, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड। मगर इसके लिए जो मैं सफिक्स यूज करूंगी, जो बाद में लगाऊंगी, वो क्या होगा, एक एसिड। क्या लगाऊंगी, एक एसिड। वैसे अगर आपका एसिड हैलाइड है, जब भी क्या होता है बच्चों, C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो और यहाँ पर कार्बन की चेन और यहाँ पर कोई हेलोजन हो, Cl हो, Br हो, I हो, तो अपन क्या करते हैं, उसको बोलते हैं एसिड हैलाइड, और उसके लिए लगता है YL हैलाइड। ठीक है, फिर वैसे ही आपका एस्टर ग्रुप है, COOR। क्या बोलते हैं इसको, COOR भी बोलते हैं। इसके लिए आप क्या यूज करोगे, एल्काइल, और यहाँ पर जो आपका नेम आ जाएगा और पीछे क्या आ जाएगा, 8। क्या आ रहा है पीछे, ATE 8। ठीक है, फिर वैसे अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका इक एनहाइड्राइड। जब भी कोई इस तरह का ग्रुप होता है, जब C डबल बॉन्ड O जो है आपके, वो इस तरीके से अटैच, जब भी क्या होता है बच्चों, आपका कोई इस तरह का ग्रुप होता है, जब जो आपका C डबल बॉन्ड O है वो 2 बार होता है, और 2 बार में वो क्या है, एक ऑक्सीजन के थ्रू अटैच होता है, और यहाँ पर भी कार्बन की चेन, यहाँ पर भी कार्बन की चेन। डैश का मतलब क्या है, कार्बन की चेन हो सकती है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक एनहाइड्राइड, एक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब अपन बात करें नेक्स्ट की। जब भी कार्बन, ये जो C डबल बॉन्ड O है, जब बच्चों सिर्फ NH2 की बात कर रहे थे तो अपन क्या बोल रहे थे, उसको अमाइन ग्रुप, यही बोल रहे थे अमाइन। पर जब जैसे ही अपन ने उसको C डबल बॉन्ड O के साथ कनेक्ट कर दिया, तो वो क्या बन गया, अमाइड। फिर एल्डिहाइड आपका, जिसको CHO भी बोलते हो। ठीक है, फिर आपका CN, इसको क्या बोल देंगे, O नाइट्राइल, और NC होगा तो क्या बोल देंगे, O आइसोनाइट्राइल। क्या बोल देंगे, O आइसोनाइट्राइल, और एक हो जाएगा आपका O नाइट्राइल। ठीक है, इसको अगर अपन सिंपली देखें तो ये नाइट्राइल होगा, और इसको अगर देखें तो ये क्या होगा, आइसोनाइट्राइल। ठीक है बच्चों, यहां तक सभी को क्लियर है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं, जैसे वहां पर अपन ने क्या करा था, फॉर्मेट पढ़ा था, तो यहाँ पर भी फॉर्मेट देख लेते हैं। यहाँ का जो फॉर्मेट होता है, उसमें पहले क्या आएगा, प्रीफिक्स और फिर सफिक्स। अब ये प्रीफिक्स क्या है, तो ये प्रीफिक्स क्या बताएगा अपन को, नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अभी जो अपन ने पढ़े उनको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, अल्कोहल हुआ। अब यहाँ पर क्या है, अपन क्या करेंगे, ऐसे कार्बन जिनमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको यहाँ पर अलग से इस तरीके से नेम करते हैं। जैसे अगर 1 होगा तो क्या लिखेंगे, फोम लिखेंगे, 2 होगा तो क्या लिखेंगे, एसेट लिखेंगे, 3 होगा तो क्या लिखेंगे, प्रोपियोन लिखेंगे,
4 होगा तो क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल लिखेंगे, और 5 होगा तो क्या लिखेंगे, वैलिड लिखेंगे। मैम इतना समझ में नहीं आया, चलो ऐसा करो 3 याद रख सकते हो ज्यादा से ज्यादा, 3 तो याद रख सकते हो, बिल्कुल ठीक है, तो 3 याद रख लो, ठीक है। अब 3 के हिसाब से अगर अपन इसको यहाँ पर देखें तो ये जो है बच्चों आपका, इसको HCOOH भी बोल सकते हैं। अगर मैं इसको कंडेंस फॉर्म में लिखूं तो वहां पर एक कार्बन के लिए अपन ने क्या देखा था, फॉर्म देखा था। देखो बच्चों, आपने एक कार्बन के लिए क्या देखा था, फॉर्म देखा था, तो फॉर्म हो जाएगा। और मैम अपन ने देखा था अगर COOH ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इक एसिड लगाते हैं, यही देखा था। तो ये नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। क्या नेम हो जाएगा बच्चों, फॉर्मिक एसिड। के यहाँ तक समझ में आ गया, बिल्कुल मैम, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, 2 कार्बन है, और 2 कार्बन के लिए अपन ने देखा था एसिड यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी वही COOH ग्रुप है, तो यहाँ पर भी एक एसिड ही लगाएंगे। तो इसको क्या बोल देंगे बच्चों, एसिटिक एसिड। अब यार ये तो अपन ने 10th में पढ़ा था, एसिटिक एसिड, और क्या पढ़ा था अपन ने, इसके साथ में इथेनॉल पढ़ा था। तो वो एसिटिक एसिड नेम कहां से आया, आपने 2 कार्बन के लिए एसिड यूज करा, तो एसिटिक, और एक एसिड किसका लगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। और यहाँ पर भी आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब नेम यहाँ पर नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करते हैं बच्चों, फॉर्मेट क्या होता है IUPAC नेमिंग का। तो जब भी अपन IUPAC की नेम की फॉर्मेटिंग देखते हैं, तो मैंने आपको बताया था, जैसे अपन किसी का नाम लिखते हैं, तो जैसे मैं मेरा नाम लिखूंगी तो मैं क्या लिखूंगी, मिस लगाऊंगी, ठीक है, फिर लगाऊंगी गीतांजलि, और यहां पर मैंने लिखा राठौर, ठीक है। तो मेरे नाम के जो पहले लगा है, नाम के जो पहले लगता है, उसे मैं क्या बोल दूंगी, ये प्रीफिक्स होगा, ठीक है। ये मेरा किस में आ जाएगा बच्चों, वर्ड रूट में आ जाएगा। और जो मेरे नाम के बाद में लगा, दैट इज माई सरनेम, उसको मैं क्या बोल दूंगी, उसको मैं क्या बोल दूंगी बच्चों, ये क्या है, सफिक्स। जो नाम के पहले लगता है उसे प्रीफिक्स बोलते हैं, जो नाम के बाद में लगता है उसे सफिक्स बोलते हैं। तो अगर वैसे ही अपन बात करें फॉर्मेट की, तो पहले प्रीफिक्स आएगा। अब प्रीफिक्स भी 2 तरह के उसने डिवाइड कर दिए, प्रीफिक्स को क्या कर दिया, 2 तरीके से डिवाइड कर दिया, कि एक तो है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। अब इसने क्या करा है, जब भी अपन किसी भी कंपाउंड का नेम लिखेंगे, तो जो प्राइमरी को है उसको बाद में लिखेंगे और सेकेंडरी को पहले लिखेंगे, तो ये सेकेंडरी सफिक्स आ गया। इसमें अपन लोकेंस की बात करेंगे, जो अपन अभी मिथाइल इथाइल ग्रुप देख रहे थे, उनकी बात यहाँ पर करने वाले हैं, CH2 CH3। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो गया है, इसको मैं हटा ही देती हूँ यहाँ से। तो ये यहाँ पर अपन लोकेंस की बात करेंगे, लोकेंस को आप सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे P क्या होता है बच्चों आपका, P यहाँ पर क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स है। ये क्या है, S क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है। प्राइमरी में क्या करेंगे, अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड, जब अपन ने क्लासिफिकेशन में देखा था, अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड होगा तो उसके लिए अपन साइक्लो लगा देंगे, और अगर नहीं होगा तो इसका कोई यूज ही नहीं है, इसलिए अपन सेकेंडरी को पहले लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, किसी भी कार्बन चेन है, जैसे ये है CH3 CH2 CH3, इसका एक H यहां से हटा देते हैं, और एक H हटा के अपन क्या कर देंगे, एक और CH3 यूनिट को ऐड कर देंगे। तो मैं क्या बोल दूंगी, ये जो मेरा है, जब मैं कार्बन की चेन का सिलेक्शन करूंगी तो मैं बोलूंगी ये तो एक सेम कार्बन में है, ये एक्स्ट्रा है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगी, लोकेंट, और इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं। तो ये आते हैं आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स में। फिर आते हैं आपके वर्ड रूट, जिसमें अपन क्या करते हैं, एल्क वर्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम। जो मैं मैथ एथ प्रो ब्यूट बता रही थी, वो अभी पूरे पढ़ने वाले हैं, वो किस में आते हैं बच्चों, आपके वर्ड रूट में आते हैं, जो सेंटर में, जैसे जो उसका एक्चुअल नेम होता है वो बताते हैं। फिर आते हैं सफिक्स। सफिक्स क्या होते हैं, जो किसी भी नेम के क्या करते हैं, बाद में लगते हैं, मगर यहाँ पर ऑर्डर उल्टा नहीं है, यहाँ पर पहले प्राइमरी है और फिर ही सेकेंडरी है। प्राइमरी किसके बारे में बताएंगे, कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और वैसे ही अपन सेकेंडरी सफिक्स की बात करेंगे तो वो कब लगेंगे, जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की
बात करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है जो अपन पढ़ रहे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह सब, पर इनको किस में पढ़ेंगे, प्रायोरिटी टेबल में। अब प्रायोरिटी टेबल का मतलब क्या है, तो जब अपन किसी ऐसे कंपाउंड को पढ़ेंगे जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा, मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड भी हुआ, अल्कोहल भी हुआ, तो सबसे पहले नेम के लिए प्रायोरिटी किसे मानेंगे, किसको मानेंगे कि ये सबसे बड़ा ग्रुप है, तो इसी के लिए प्रायोरिटी टेबल पढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं बच्चों, लोकेंट की, और जिसको आप सब्स्टिट्यूएंट क्या बोलते हो, सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हो। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो लोकेंट्स एंड अल्फाबेट्स आर सेपरेटेड बाय हाइफन। ठीक है, अब लोकेंट्स जो होते हैं तो उनके जो अल्फाबेट्स होते हैं, जैसे मान लो ये ज्यादा नंबर में है 2 3, ये इसके नंबर फॉर्म है, और यहाँ पर आप इसका जब नेम लिखोगे तो इसको किससे यहाँ पर बीच में सेपरेट करोगे, एक हाइफन से। फिर अगर बात यहाँ पर देखो डाई ट्राई और आइसो हुआ या साइक्लो हुआ, तो फिर आप किसी तरीका हाइफन नहीं लगाओगे। ठीक है, और जो नंबर्स हैं उनको पहले लिखोगे और फिर बाद में उसका नेम लिखोगे। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं यहाँ पर, तो CH3 CH CH2 CH3, यहाँ पर मैंने एक CH3 लगा दिया। तो मैं जब कार्बन की चेन का सिलेक्शन जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर कोई आपको परेशान होने की बात नहीं है, मैंने ये 4 कार्बन स्ट्रेट में दिख रही थी जो सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, 1 2 3 4, तो 2 नंबर पे मेरा क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट, जो एक्स्ट्रा ऐड होता है इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो मैं इसको क्या बोल दूंगी कि यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर हाइफन, और फिर एक है तो मिथाइल। अगर यहाँ पर 2 मिथाइल होते, मान लो एक इधर भी होता, तो मैं क्या बोल देती, डाई, या फिर अगर 3 होते तो क्या बोल देती, ट्राई। तो इस तरीके से आप लोकेंट और सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हो। सेकंड बात करते हैं यहाँ पर प्रीफिक्स, जो आपका क्या था बच्चों, प्रीफिक्स था। ये चीज मैं यहां से हटा देती हूं। चलो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर प्रीफिक्स की बात करूं तो प्रीफिक्स के लिए यहाँ पर क्या है, रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर वर्ड रूट। ये कौन से ऑर्डर में लिखेंगे बच्चों अपन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्राइमरी किसके लिए यूज होगा, साइक्लिक कंपाउंड के लिए, और सेकेंडरी किसके लिए यूज होगा, फॉर सब्स्टिट्यूएंट एंड रिटर्न बिफोर 1 डिग्री प्रीफिक्स। ये जो है ये आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स का ही पार्ट है, जिसमें अपन सब्स्टिट्यूएंट और लोकेंट को पढ़ रहे हैं, और प्राइमरी के लिए सिर्फ आप क्या करोगे, साइक्लो लगा दोगे। जैसे अगर अपन कुछ यहाँ पर ए साइक्लिक, मतलब प्राइमरी के लिए अपन जो यूज कर रहे थे वो साइक्लिक यूज कर रहे थे, साइक्लो वर्ड यूज करेंगे, और सेकेंडरी कौन से होंगे, जिनमें साइक्लिक नहीं होगा, साइक्लिक कंपाउंड नहीं होंगे, मतलब ए साइक्लिक कंपाउंड, तो उनके लिए जो अपन यहाँ पर प्रीफिक्सेस और यूज करते हैं वो क्या होगी। जैसे अगर आर ग्रुप है, आर ग्रुप से मतलब है कोई भी कार्बन की CH3 हो गया, CH2 CH3 हो गया, तो वहां पर आप क्या लगा दोगे, एल्काइल लगा दोगे। ये पहले ही मैंने बताया था रेडिकल में। NH2 होगा तो अमीन था, यहाँ पर क्या था, इसको बोल रहे थे अमीन, तो उसका ई हटा के आपने क्या लगा दिया, अमीनो कर दिया। वैसे ही यहाँ पर क्या था बच्चों, नाइट्राइल था, आपने नाइट्रेट कर दिया। यहाँ पर क्या था, CH2 CH3 ईथर था, तो इसको क्या कर दिया, इथॉक्सी कर दिया। CH2Cl को क्या कर दिया, क्लोरोमिथाइल कर दिया। और वैसे ही आपने जो S के ग्रुप होते हैं उनको क्या बोलते हैं, थायो बोलते हैं। ठीक है, याद रखना बच्चों। और फिर यहाँ पर आपने क्या था, ये आपको कैसा ग्रुप दिख गया बच्चों, आपका यहाँ पर एस्टर वाला ग्रुप दिख गया, तो आपने उसको क्या नेम दे दिया, यहाँ पर एसिटॉक्सी। क्या नेम दे दिया बच्चों, एसिटॉक्सी या इथोनोलाइल ऑक्सी। ठीक है, वैसे अगर बेंजीन होगा तो उसके लिए भी आप यूज करोगे। इसको अपन धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पर अपन नेक्स्ट बात करते हैं वर्ड रूट की। जैसे मैंने बताया था मिस गीतांजलि राठौड़, तो गीतांजलि मेरा वर्ड रूट है। तो यहाँ पर अपन जो इतनी देर से बात कर रहे थे मैं कि 1 कार्बन होगा तो मैथ यूज करूंगी, 2 कार्बन होगा तो एथ यूज करूंगी। इसको कैसे बोलते हैं बच्चों, मैथ 8 प्रोप ब्यूट। याद हो जाएगा, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, बहुत सारे कंपाउंड बनाने वाले हैं। मैथ 8 प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक नॉन डेक, ऐसे करके याद हो जाएगा। तो 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, और इसी तरीके से आप यूज करते हो। अगर 11 होगा तो उसको बोल दोगे अनडेक, अगर 12 होगा तो उसको बोल देंगे डोडेक। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करते हो, वर्ड रूट को पढ़ते हो। तो जब अपन बोल रहे थे कि ये मीथेन है, जो CH4 के लिए बोल रहे थे, तो यहाँ पर 1 कार्बन था, तो 1 कार्बन के लिए अपन ने क्या यूज करा था, यहाँ पर मेथ।
तो ये कहाँ से आया था, इस वर्ड रूट से ही आया था। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स की। सफिक्स जो यूज करते हैं वो प्राइमरी, अब मैंने क्या बताया था, जब सिंगल बॉन्ड होगा तो आप एन लगाओगे, वही आता है आपके प्राइमरी सफिक्स में। जैसे अगर मैं बात करूं, मीथेन की ही बात कर रहे थे, तो एक कार्बन था इसलिए मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर मेथ लगा दिया। पर यहाँ पर जो है सारे के सारे जो बॉन्ड होते हैं कार्बन हाइड्रोजन के वो सिंगल होते हैं, तो सिंगल बॉन्ड के लिए मैं क्या कर दूंगी, एन लगा दूंगी। तो ये जो एन लगा है वो क्या है, मेरा प्राइमरी सफिक्स है। और वो कहां से आया, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन से। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स के। प्राइमरी पढ़ लिया, उसमें एन इन आइन आएगा। सेकेंडरी सफिक्स में जो आएगा वो क्या आएगा बच्चों, आपका पूरा फंक्शनल ग्रुप की जो प्रायोरिटी टेबल की बात कर रहे थे वो। जैसे मैंने बताया था आपको, इस कंपाउंड में आप देखोगे तो क्या होगा, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है। जैसे यहाँ पर एल्कोहल भी आ गया, ये क्या है आपका एल्कोहल, ये क्या है आपका एल्डिहाइड, और ये जो पूरा ग्रुप देख रखा है ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब अगर एक ही कंपाउंड में क्या है, 3 फंक्शनल ग्रुप आ गए तो क्या करोगे, एक ही सी हो जाएगा। ये तो मैं तो इसको कंपाउंड लिखना चाह रही थी, या फिर आप इसको बोलो कि अगर 3 फंक्शनल ग्रुप साथ में प्रेजेंट है तो क्या करोगे, किसको सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दोगे बच्चों, जो सबसे, अभी प्रायोरिटी टेबल पढ़ेंगे, अब प्रायोरिटी टेबल को चलो देख ही लेते हैं अगर बात हो ही रही है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको क्या बोलोगे आप, इसको आप ऐसे बोल सकते हो, सबका बाप है ये, बाप ग्रुप भी बोलते हैं इसको। ठीक है, मतलब बॉस है, मतलब सबसे पहले आएगा ये, तो इसको प्रायोरिटी मिल जाएगी फर्स्ट नंबर की, तो ये सबसे पहले आएगा। फिर कौन सा पहले आएगा, ये कैसा पता चलेगा, प्रायोरिटी टेबल के अकॉर्डिंग। इसलिए अपन सेकेंडरी सफिक्सेस में जब अपन किसको पढ़ने वाले हैं, सारे फंक्शनल ग्रुप को पढ़ने वाले हैं, तो उसमें अपन उसके साथ में उसकी प्रायोरिटीज भी पढ़ेंगे कि उसकी प्रायोरिटीज क्या होगी। जैसे अगर मैं आगे देखूं, जैसे अगर मैं यहाँ पर आगे, जैसे बच्चों में अगर यहाँ पर आगे देखूं तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, तो ये सबसे पहले ग्रुप में आएगा। मतलब अगर ये किसी ग्रुप में प्रेजेंट है तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड को। फिर किसको मिलेगी, सल्फोनिक एसिड को, जिसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, सल्फो। फिर किसको मिलेगी, ये आपका क्या था बच्चों, एनहाइड्राइड। ठीक है, फिर इसके लिए क्या यूज करूंगी, ओइक एनहाइड्राइड। फिर अगर मैं यहाँ पर आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एस्टर ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये क्या है आपका एस्टर है, तो एस्टर के लिए क्या लिखोगे, OATE, OATE ओट। ठीक है, और उसको क्या बोलोगे, कार्बोक्सिलेट। ठीक है, फिर वैसे ही अगर आपका RC+X, ये क्या होता है, एसिड हलाइड, इसके लिए क्या करोगे बच्चों, हेलो फॉर्माइल या फिर ऑयल एलाइड यूज करोगे। वैसे ही अमाइड के लिए जब RC+H2 आ गया तो अमाइड यूज होगा। और ये प्रायोरिटी टेबल के अकॉर्डिंग है, मतलब पहले इसको प्रायोरिटी देंगे। अगर किसी कंपाउंड में मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है और आपका ये एसिड अमाइड ग्रुप है, अब मैं बोलूं किसको प्रायोरिटी दोगे, तो सबसे पहले आपको पता है मैम ये तो सबका बाप ग्रुप होता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगा और फिर ये सेकंड प्रायोरिटी होगा। ठीक है, तो प्रायोरिटी टेबल के अकॉर्डिंग है 1 2 3 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लेना, बहुत जरूरी है। वैसे भी अपन इतने सारे कंपाउंड, इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे कि याद हो ही जाएगा। फिर आएगा RCN, जिसको क्या बोलते हैं, साइनाइड ग्रुप, तो इसके लिए लिखेंगे साइनो। ठीक है, और नाइट्राइल। ठीक है, फिर ऐसे एल्डिहाइड है, तो यहाँ पर अगर ये मान लो इसकी प्रायोरिटी क्या है, मान लो कहीं पर RCHO जो है आपका, इसको अपन CHO ही लिख दे, सिर्फ इसको ऐसे समझते हैं। मान लो कहीं पर COOH है कार्बोक्सिलिक एसिड, कहीं पर CHO है, तो ये तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो इसके लिए तो मैं एक एसिड लगा दूंगी। मगर क्योंकि ये सेकंड प्रायोरिटी है, तो सेकंड प्रायोरिटी पे इसके लिए मैं क्या लगाऊंगी बच्चों, यहाँ पर आपका लिख रखा है फॉर्माइल, तो मैं इसको अब यहाँ पर एल नाम नहीं देके, एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं, एल लगाते हैं, एल नाम नहीं देके क्या लगाऊंगी, फॉर्माइल लिखूंगी। जब कोई भी ग्रुप सेकंड प्रायोरिटी में होता है तो उसका नेम अपन यहां से डिसाइड करेंगे, उसका नेम कहां से डिसाइड करेंगे, जो इसके पहले वाला जो बॉक्स है, मतलब अपन उसको कहां से डिसाइड करेंगे, यहां से, जब वो प्रायोरिटी पे नहीं है।
तो अगर प्रायोरिटी पे वो सेकंड पे आ रहा है तो साइनो, साइनाइड के लिए क्या लिखेंगे, साइनो। अगर प्रायोरिटी पे फर्स्ट ही है, मान लो कोई और ग्रुप है ही नहीं और सबसे जो उस ग्रुप में पूरी चेन में जो प्रेजेंट है वो क्या है, आपका CN प्रेजेंट है, तो नाइट्राइल लगा दोगे। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ पर एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो अगर वो प्रायोरिटी नहीं है तो फॉर्माइल लिखाओगे, और अगर प्रायोरिटी है तो AL यूज करोगे। ऐसे ही कीटोन के लिए ऑक्सो यूज करोगे या कीटो, और ऐसे क्या करोगे, ओन यूज करोगे। वैसे ही अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी यूज करोगे और या फिर ओल यूज करोगे, और वैसे ही आप क्या है, ये आपका थायोल यूज करोगे, और अमीनो के लिए अमीन या अमीनो यूज करोगे। अब इसको यहाँ पर समझते हैं, जो अपन ने फर्स्ट कंपाउंड देखा था इसको बच्चों यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर ये प्रायोरिटी नहीं था, फर्स्ट प्रायोरिटी था ये, क्योंकि सबसे पहले तो आपका ये आ रहा था, फिर आपका सेकंड प्रायोरिटी पे ये आ रहा था, और ये थर्ड प्रायोरिटी पे आ रहा था। तो इसके लिए यहाँ पर क्या अपन यूज करें, ये प्रायोरिटी पे नहीं है तो हाइड्रोक्सी, CHO भी आपका प्रायोरिटी पे भी नहीं है तो इसके लिए क्या यूज करें, फॉर्माइल, और ये तो आपका बाप ग्रुप है, ये तो प्रायोरिटी पे होगा ही सही, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, एक एसिड। ये तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रायोरिटी पे ना हो, तो इसीलिए यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसके लिए एक एसिड यूज करेंगे। तो यही अपन ने यहाँ पर समझा था। ठीक है, चलो यही इसी के साथ आपका जो लेक्चर है बच्चों फर्स्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर का वो खत्म होता है।